तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 19 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। और यहाँ पर आपको 100% रियल प्रश्न ही देखने को मिलते हैं और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी भी दी जाती है। अभी कल या परसों के किसी वीडियो में हमने बाल दिवस के बारे में बताया था। आज आपसे बाल दिवस के बारे में पूछ लिया गया है। एक नया प्रश्न यहाँ पर जूडो के बारे में देखने को मिला है। तो सारे प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको एनालिसिस करवाने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि 30 नवंबर तक हम लगातार एग्जाम एनालिसिस आपका कराएंगे, तो वो सारे एग्जाम एनालिसिस आप तक पहुंच सकें। और जो एक्स्ट्रा नए पार्ट पर हम वीडियो बनाते हैं सुबह 10 बजे, वो भी आप तक पहुंच सके। आज सुबह हमने क्रिकेट के इतिहास और क्रिकेट की शब्दावलियों पर सुबह वीडियो बनाया है, उसे भी आप लोग देख लेना, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों का एग्जाम लगा हुआ है, तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, डर लग रहा है कि कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, उन लोगों को बता दें भाई, आप हमारी पीडीएफ मंगा सकते हैं। हमारी पीडीएफ पढ़ करके बहुत सारे लोगों ने 2 से 3 दिनों में ही एग्जाम को क्वालिफाई किया है। अभी आपको हम प्रूफ भी दिखा देंगे, ठीक है। तो आप मात्र 15 रुपये खर्च करके ये पीडीएफ मंगा सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, बाल विकास, मैथ, सीडीपी, इंग्लिश, इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सबकी पेडागोजी आपको मिल जाएगी। अंतरिक्ष, स्पोर्ट्स, मिट्टियाँ, और आपका अभी आज सुबह भी हमने क्रिकेट वाली जो वीडियो बनाई, इन सब की पीडीएफ एक साथ में आपको मिल जाएगी। तो वो सारी पीडीएफ आप 2 से 3 दिन में पढ़ करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे, तो एक दिन में भी उस पीडीएफ को खत्म कर सकते हैं। कैसे मंगाना है वो आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको कुछ रिजल्ट दिखा दें। यहाँ पर जो है हमारे पास में प्रश्न भेजे गए हैं इस शिफ्ट के, देखिए। तो सर, मेरा नाम अखिलेश अतरिया है और इनके 88 नंबर आए हैं। पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली है और इन्होंने कई सारे क्वेश्चन भेजे हैं और ये एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है। उसके बाद में, हेलो सर, मैं खुशबू पान से, मैं आपके पास से पीडीएफ लिया था। मेरे एग्जाम में 105 नंबर आए हैं। आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं पीडीएफ से कितनी हेल्प मिल रही है और लोग अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। देखिए, थैंक यू सर, आपका पीडीएफ लेने से मेरा एमपी टेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया। स्कोर 79, एसटी कैटेगरी। 2 दिन मात्र इन्होंने पीडीएफ पढ़ी थी और इनके पास समय नहीं था, पीडीएफ पढ़ने का भी समय नहीं था, फिर भी इन्होंने 2 दिन मात्र पीडीएफ पढ़ी थी और एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अपना पीडीएफ आप लोग मंगवा लीजिए। कैसे मंगवाना है चलिए बता देते हैं। कुछ खास नहीं करना है। ये आपको स्कैनर दिख रहा होगा, इसका आपको स्क्रीनशॉट खींचना है। इस पर मात्र 15 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052547003, इस पर आपको स्क्रीनशॉट को सेंड कर देना है, पेमेंट वाला। नीचे एमपी टेट पीडीएफ मात्र लिखना है, तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। इस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी इसको लेकर के पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो जो आपका पेटीएम, गूगल पे या फिर जो भी आपका ऐप है, उसमें जो स्कैन वाला ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आएगा। गैलरी में जा करके इस स्क्रीनशॉट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे, ऊपर सक्सेस जंक्शन नाम आ जाएगा। वहाँ पर आपको 15 रुपये का पेमेंट करके और इसका स्क्रीनशॉट जो है इस नंबर पर सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, तो आपको तुरंत की तुरंत पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो मंगा लीजिए भाई। जिन लोगों को भी लग रहा है कि अब तो एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, वो लोग मंगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एग्जाम एनालिसिस। पहला प्रश्न एनवायरनमेंट से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, बाल दिवस से कब मनाया जाता है? और इसको ऑलरेडी हम करा चुके थे, तो चलिए देख लेते हैं भैया। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अब पूछा जा सकता है किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो पूरी जानकारी आपको हम दे देते हैं। देखिए, तो बाल दिवस 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो बच्चों के अधिकारों और कल्याण के प्रबल समर्थक थे। उनकी मृत्यु 1964 में हुई। इसके बाद इस दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया। 2024 में जवाहरलाल नेहरू जी की 135वीं जयंती मनाई गई है। आगे यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है कि 2024 में कौन सी जयंती थी, तो 135वीं जयंती जवाहरलाल नेहरू जी की मनाई गई थी, ठीक है। इनको पंडित नेहरू और बच्चे लोग चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जिसकी मदद से दूध से दही बनता है। आपको हमने ट्रिक भी बताई थी जब पीडीएफ में सॉल्व करा रहे थे कि जहां पर भी आपको लैक्ट शब्द मिल जाए, समझ लीजिए वो दूध या फिर दही से संबंधित है। जैसे लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने, लैक्टोबैसिलस, दूध के जीवाणु, लैक्टिक एसिड, दूध से बनता है। तो ये जहां पर भी आपको लैक्ट शब्द मिल जाए, समझ लीजिए दूध या फिर दही से संबंधित वो हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। देखिए, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड का उत्पादन करके और दूध के पीएच को कम करके दूध को दही में बदल देता है। ये बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जो दही को खट्टा करता है। तो दही खट्टा क्यों होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से दही खट्टा होता है, ठीक है।
और देख लीजिए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है, तो लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, कुछ अन्य जानकारी देखिए, लैक्टिक एसिड दूध के प्रोटीन को अलग करता है, जिससे दही गाढ़ी और खट्टी बनती है। बाकी यहाँ पर कुछ और जानकारी दी है, कितना इनको टेम्परेचर चाहिए 40 से 45 डिग्री का, तो ये सब आप लोग जो है देख सकते हैं। अगला बढ़िए, धान की फसल में कौन सा बैक्टीरिया मौजूद रहता है जो नाइट्रोजनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपका साइनोबैक्टीरियम होता है। ये तो प्रश्न आपने कई बार पढ़ा होगा। और हमने आपको बताया था, धान की खेत में से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है। अगर फसलों की बात करते हैं तो धान के खेत में से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है, ये भी आपको हमने बता रखा था। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। तो धान के खेत का सबसे आम नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम ओलोसीरा है। भारत में चावल या धान के खेत में नाइट्रोजन को ठीक करने के लिए ओलोसीरा फर्टिसिमा को सबसे सक्रिय साइनोबैक्टीरिया माना जाता है। तो धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया के रूप में इस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इसके अलावा राइबोसोम बैक्टीरिया भी नाइट्रोजनीकरण के लिए जिम्मेदार रहता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है राइबोसोम बैक्टीरिया के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, ओजोन के निर्माण में कौन सी गैस यहाँ पर सहायता प्रदान करती है, कौन सी गैस सहयोग करती है ओजोन के निर्माण में? तो चलिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो ओजोन के निर्माण में हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें सहयोग करती हैं। ये गैसें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके ओजोन को बनाती हैं। ओजोन का निर्माण वायुमंडल में कई तरह से होता है। अब देखिए कैसे कैसे ओजोन बनती है। ठीक है, देखो, तो वाहनों, कारखानों और अन्य औद्योगिक स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषकों के बीच रासायनिक प्रक्रियाओं से ओजोन गैस का निर्माण होता है। जीवाश्म ईंधन का जब दहन होता है, जैसे आप लकड़ी को, धुएं को जलाते हैं, तब भी आपकी ओजोन निकलती है। और आप जो एसी और आपका रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, वहाँ से सीएफसी गैस निकलती है, वो जो है आपके ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है। ये हमने आपको पहले बता रखा है। पेंट के वाष्पीकरण से ओजोन निकलती है। ओजोन गैस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे प्रश्न बनेगा। ओजोन से लगातार प्रश्न बन रहा है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी रहती है। इसका सूत्र O3 होता है। पहली शिफ्ट में आपका यही प्रश्न पूछा गया था शुरू में। यह तीखी गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है, ये भी आपको याद रखना है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा बहुत कम होती है, 0.0004% ओजोन आपके वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, बाकी ओजोन परत के बारे में आपको बता चुके हैं। समताप मंडल में पाई जाती है, 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जिससे स्किन कैंसर होने से बच जाता है मानवों को। अंटार्कटिका के ऊपर जो है सबसे कमजोर हो रही है। सारी जानकारी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब ये देख सकते हैं यहाँ पर ओजोन की सांद्रता कहाँ पर अधिक होती है, कहाँ से कम होती है। तो ये सब आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके देख लेना। चलिए, गगनयान के बारे में आज प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा घुमा करके, सही एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया है। लेकिन गगनयान को किस विभाग के सहयोग से बनाया जा रहा है, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से गगनयान मिशन को चलाया जा रहा है। चलिए देखिए, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेतृत्व में गगनयान मिशन कार्य करेगा। शुरुआत में इसमें 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले गगनयान मिशन के लक्ष्य के तहत 2022 तक जो है 2022 में भारत के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे। तो इन्होंने सोचा था कि 2022 में इसको हम लॉन्च कर देंगे। लेकिन उस समय आपको पता है 2020 में जाकर के कोरोना लग गया, तो 3 सदस्यीय दल को जो है यहाँ पर जो आपका ये गगनयान लॉन्च होने वाला था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन जाने वाला था। तो 3 सदस्यीय दल को 5 से 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजने की परिकल्पना की गई थी कि 2022 में हम भेज देंगे। लेकिन कोरोना की वजह से इसको नहीं भेजा जा पाया था। देखिए, अब इसमें देखिए, अभी आपका गगनयान से बहुत प्रश्न बन रहा है। ठीक है, देखो, उल्लेखनीय है कि मानव रहित मिशन को दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई गई थी। कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण इस मिशन में देरी हुई है। ठीक है, अभी कल पूछा था कि गगनयान में कितने मानव रहित मिशन थे। तो मानव रहित मिशन 2 थे और मानव युक्त 1 मिशन था। यही आपके ऑप्शन में दिया गया था, 2 उसका सही आंसर था। तो गगनयान से ये अंदर से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो गगनयान के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जिन लोगों ने पीडीएफ ले रखी है उनको तो पूरी जानकारी है, पीडीएफ में से ही सारे प्रश्न अपने आ रहे हैं। देखिए, तो गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। 3 मिशनों में 2 आपके मानव रहित होंगे, जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा, लास्ट वाला। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, 1 महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसमें 1 महिला भी है, यह भी आपको याद रखना है। कितनी ऊंचाई पर जाएंगे, तो यह मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। यह आपको इतना फैक्ट गगनयान के बारे में याद रखना है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे कम उम्र के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे। अगर भारत के बारे में पूछा गया तो सचिन तेंदुलकर थे। अगर विश्व के बारे में पूछा गया तो हसन रजा थे। अब दोनों के बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। देखिए,
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के हसन रजा के नाम है। हसन रजा ने 24 अक्टूबर 1996 को जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। उस समय उनकी उम्र 14 साल और 277 दिन थी। हालांकि बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस रिकॉर्ड को वापस ले लिया था, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में हसन रजा दिया गया है तो हसन रजा बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत के लिए देख लेते हैं। तो भारत के लिए सबसे कम उम्र में टेस्ट डेब्यू करने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था। उस समय उनकी उम्र 16 साल 205 दिन थी। ये आपको याद रखना है। तो अब जब ये पाकिस्तान वालों ने अपना इसको वापस ले लिया है, तो आपका सचिन तेंदुलकर अगर ऑप्शन में दिया है तो सचिन तेंदुलकर ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी 14 साल 200 नहीं, बिल्कुल ठीक है, 14 साल 277 दिन हसन रजा बिल्कुल सही आंसर रहेगा अगर मिलेगा तो। वैसे सचिन तेंदुलकर अगर दिया गया होगा तो सचिन तेंदुलकर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आईपीएल की बात कर लेते हैं। तो आईपीएल ऑक्शन इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बिहार के वैभव सूर्यवंशी हैं। आईपीएल वाला भी हमने आपको बता दिया। अब 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं क्लियर। अगर हसन रजा ऑप्शन में दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने बाद में इस रिकॉर्ड को वापस ले लिया था, लेकिन हसन रजा दिया है तो हसन रजा सही आंसर होगा। सचिन तेंदुलकर दिया है तो सचिन तेंदुलकर सही आंसर होगा। ठीक है, और आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी जो है सबसे कम उम्र के प्लेयर हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, जूडो खेलने वाले खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? तो इसको तोरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तोरी कहा जाता है। चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो जूडो खेलने वाले खिलाड़ी को तोरी कहा जाता है। तोरी का मतलब होता है लेने वाला। वहीं जिस व्यक्ति पर जूडो की तकनीकी लगाई जाती है उसे उके कहा जाता है। जूडो के बारे में कुछ जानकारियां देख लीजिए। तो जूडो एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, जूडो में प्रतिद्वंदी को गिराने के लिए तेज गति और उत्तोलन का इस्तेमाल किया जाता है। जूडो की तकनीकी में आमतौर पर प्रतिद्वंदी की ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जाता है। जूडो का मतलब होता है कोमल तरीका। जूडो जुजुत्सु मार्शल आर्ट से बना है। पूछा जा सकता है कि जूडो किस मार्शल आर्ट से बना है? तो जुजुत्सु मार्शल आर्ट से बना है। जूडो को कानो जिगारो ने संस्थापित किया था। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना था। डीपली हालांकि पूछेंगे नहीं, लेकिन आज पूछ लिया तो आगे आपको याद रखना रहेगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है भारत में जूडो किसने लाया था? तो भारत में जूडो को रविन्द्रनाथ टैगोर लेकर के आए थे। जूडो साल 1964 से ओलंपिक के खेलों में भी हिस्सा हो गया है। और जूडो में खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो सफ़ेद रंग की जर्सी पहनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द किस देश की भाषा से लिया गया है? तो जो पर्यावरण शब्द है, एनवायरनमेंट इसका मुख्य शब्द होता है और यह एक फ्रेंच शब्द है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए पर्यावरण के बारे में। तो देखिए, ये तो थोड़ा सा गन्ने वाला छोड़ देना, ठीक है ना, इसको छोड़िए। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरन से और एनविरोनर से हुई है। इसका मतलब होता है घेरा हुआ या फिर घेरा हुआ। पर्यावरण शब्द का पहला इस्तेमाल 1603 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में देखने को मिला था। ठीक है, तो यह एक फ्रेंच शब्द है। पर्यावरण के शब्द के बारे में कुछ जानकारी और देख लीजिए। पर्यावरण शब्द संस्कृत के परि उपसर्ग और आवरण शब्द से मिलकर के बना है, लेकिन आपको आंसर फ्रेंच लगाना है क्योंकि फ्रेंच ही आपके ऑप्शन में दिया था, संस्कृत नहीं दिया गया था। ठीक है, परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का मतलब है आवृत या फिर घेरा। तो पर्यावरण का मतलब है ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये कुछ प्रश्न हैं जो सुबह वाली शिफ्ट के लिखे रह गए हैं, इनको आपको जो है ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, तो टाइपिस्ट महोदय थोड़ा सा भूल गए थे इसको एडिट करना, तो ये सुबह वाली शिफ्ट के हैं। ठीक है, तो सुबह वाली शिफ्ट आप देख लेना। चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आज हिंदी में पूछा गया था, कमल चरण में कौन सा समास हो जाएगा? तो कमल चरण में आपका समास पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद चरित्रवान में कौन सी संधि होगी, ये प्रश्न पूछा गया था। बाकी वाक्य से चिन्ह वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सुबह वाली शिफ्ट में भी वाक्य से चिन्ह वाला प्रश्न आया था और इस शिफ्ट में भी वाक्य से चिन्ह वाला, चिन्ह पहचानने वाला जो प्रश्न है वो पूछा गया था। एक प्रश्न सर्वनाम का, एक आपका विलोम का। जो गद्यांश पूछा गया था आज वो जीवन के लक्ष्य पर पूछा गया था। लाइफ गोल के ऊपर आज गद्यांश पूछा गया था और यहीं से आपके जो है ग्रामर के क्वेश्चन बने थे। बाकी 5 नंबर का पद्यांश पूछा गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपका एक प्रश्न है। प्रत्यय पूछा गया और पेडागोजी हिंदी की पूछी गई है। जो पेडागोजी है वो अपनी वाली पीडीएफ से ही आ रही हिंदी पे, हिंदी पेडागोजी की पीडीएफ से। तो जिन लोगों ने नहीं ली है वो लोग पेडागोजी की और सभी पीडीएफ एक साथ आप लोग मंगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, सीधे चलते हैं बाल विकास पर। तो बाल विकास पर आज बोला गया है कि जो लॉजिकल समझ पर आधारित ज़्यादा प्रश्न थे, 3 से 4 प्रश्न लॉजिकल समझ पर आधारित थे और आपका जो पार्ट होता है इसके फोल्डिंग, इसके भी 2 से 3 प्रश्न इसके फोल्डिंग पर आधारित आए थे। बाकी थाने डाइक का 2 प्रश्न आया था, एक प्रश्न मैस्लो का था, इसके फोल्डिंग पर आज एक प्रश्न आया था। उसके बाद विकार यानी कि जो आपके वाणी विकार होते हैं, श्रव्य विकार होते हैं, उस पर एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न इस शिफ्ट में पिछड़े बालक का आया है। सुबह इस शिफ्ट में से, मतलब सुबह में आपका पिछड़े बालक से प्रश्न नहीं आया था, लेकिन इस शिफ्ट में आया है।
उसके बाद हल महोदय से एक प्रश्न था, 2 प्रश्न पियाजे से थे, समावेशी शिक्षा से 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं, तो समावेशी शिक्षा वाली आप पीडीएफ ले लेना, हम इसी पीडीएफ के साथ में भेज देंगे अगर आप मँगाएँगे तो, वहाँ आप समावेशी शिक्षा भी क्लियर करके जा सकते हैं। बाकी कोहलर के बारे में भी एक प्रश्न पूछा गया था। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपका पैराग्राफ 15 नंबर का आ रहा है, जिसमें एक आपका आ रहा है गद्य और एक आपका पद्य आ रहा है। 15 से 20 नंबर आपके इसी पैराग्राफ से पूछे जा रहे हैं। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में लगातार कोई खास परिवर्तन नहीं है। वाच्य का 1 से 2 क्वेश्चन वाच्य के आ रहे हैं, वाच्य परिवर्तन के। संधि विच्छेद के 1 से 2 प्रश्न, 2 प्रश्न विभक्ति के आ रहे हैं। इसके बाद में पेडागोजी में बात करें तो धातु उपसर्ग लकार लट लकार वगैरह 2 प्रश्न आ रहे हैं। शुद्ध वाक्य और प्रत्यय के भी प्रश्न आए हैं। आज मैथ में थोड़ा सा परिवर्तन मिला है देखने को, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हम मैथ वाले लेकर के आए हैं, वो आप देख करके थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे। चलिए मैथ की ही बात कर लेते हैं। तो मैथ में अगर हम रेशियो में देखते हैं तो रेशियो में आया था प्रश्न, 10 रुपये 80 पैसे और 8 रुपये 40 पैसे में क्या रेशियो होगा, ये प्रश्न था। उसके बाद में एक जो है आपकी ए की वैल्यू 1039 दी गई थी, तो पूछा गया था कि अंडर रूट के अंदर 1089 माइनस 2a+1 का मान क्या हो जाएगा। ये 1089 है, ठीक है ना। तो 1089 माइनस 2a+1 का मान क्या होगा, ये पूछा गया था। एक प्रश्न आया था, m बराबर अगर 8 दिया है तो m स्क्वायर माइनस 512 बटे m स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा। ये प्रश्न आज आपका पूछा गया था। बाकी 2 प्रश्न आपके एवरेज से, एक प्रश्न आपका वर्ग करने के लिए। पेडागोजी का आपका जो मैथ पेडागोजी है वो अपनी पीडीएफ से ही आ रही है। मैथ पेडागोजी की 2 पीडीएफ हमने दी थी, उसमें से आपके प्रश्न बन जाएंगे। बाकी एक प्रश्न घनमूल का, गणित शिक्षण विधियों से 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं, जो कि अपनी पीडीएफ में हमने करा रखी हैं, तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं। 2 से 3 प्रश्न आपके एज के आ रहे हैं, 2 प्रश्न आपके बॉडमास कैलकुलेशन पर आधारित आ रहे हैं। उसके बाद में चिन्ह परिवर्तन के 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशान यही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़े से प्रश्नों को और कठिन कर दिया गया है और ये आपके टाइम टेकिंग वाले प्रश्न हैं, ये समय आपका ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप इसको सबसे लास्ट में करना, यही आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, जो चिन्हों को इंटरचेंज कर देते हैं, ये वाले प्रश्न आपके आ रहे हैं। बाकी आपका भिन्न यानी फ्रैक्शन से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं और एलसीएम एचसीएफ के 1-1 2 प्रश्न आ रहे हैं। बाकी चतुर्भुज और त्रिभुज को आपको अच्छे से करके लेके जाना है। इसकी प्रॉपर्टी से भी 1-1 2-2 प्रश्न त्रिभुज और चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस हो गया है। ठीक है, चलिए बाकी जो लोग मंगाना चाहते हैं पीडीएफ उनको बता दे रहे हैं, ये स्कैनर है, इसका फोटो आपको खींच लेना है और कैसे कैसे मंगाना है, अपने गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम में जाइए। उसके बाद में वहाँ पर आपको स्कैन करने वाला जो ऑप्शन होता है स्कैनर वाला, उसको दबाना है। उसको दबाते ही यहाँ पर आपको जो है कोने पर गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। गैलरी में जाकर के इस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ऊपर सक्सेस जंक्शन नाम आ जाएगा, उस पर 15 रुपये का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को 7052547833 इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिए, जैसे कि 10 बजे के बाद में मैसेज एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सुबह से लेकर के रात को 10 बजे तक जिन लोगों ने भी मैसेज किया होता है पीडीएफ के लिए, उनका पीडीएफ अगर जो बचे रह जाते हैं, वैसे हम तुरंत भेज देते हैं, लेकिन जो बचे रह जाते हैं उनको हम 10 बजे सारी पीडीएफ भेजते हैं। ठीक है ना, तो एक एक व्यक्ति को चुन चुन करके, देख देख कर, ढूंढ ढूंढ करके प्रश्न आपकी पीडीएफ सेंड कर देते हैं। तो सुबह वालों को 10 बजे तक पीडीएफ मिल जाती है। बाकी जो बचे रह जाते हैं उनको सुबह 4 बजे तक हर हाल में एक एक व्यक्ति को पीडीएफ पहुंचा दी जाती है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है, पीडीएफ सबके पास में पहुंचती है। नीचे अगर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं कमेंट करने के लिए, दूसरे चैनलों द्वारा भेज जाते हैं कि शुक्ला सर की पीडीएफ ज़्यादा चल रही है, जाके कमेंट कर आओ कि पीडीएफ नहीं देते हैं, फ्रॉड है, ऐसा वैसा है। तो ये बिल्कुल गलत है। ऊपर आपने तीनों स्क्रीनशॉट देख लिए, तीनों लोगों ने पीडीएफ मंगाई थी, तीनों लोग क्वालिफाई हुए हैं। आपको अगर क्वालिफाई होना है तो पीडीएफ आप लोग मंगा लीजिए। ठीक है, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी जो है आपकी एग्जाम एनालिसिस वाली पीडीएफ आती रहती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, वहाँ पर 1-2 दिन बाद आती है। ठीक है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर देना। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह, एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, कोई भी एक, चाहे त्योहार पर लेकर के आएंगे या योग पर बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो एक वीडियो सुबह 10 बजे आपको मिलेगी। उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।